हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि संसद में जो मानसून सत्र चल रहा था वह समाप्त हो चुका है और इस पूरे सत्र के दौरान काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद और एक प्रक्रिया के तहत कई सारे विधेयक पारित हुए हैं। तो आज के इस सेशन में हम प्रमुख रूप से जो विधेयक पारित हुए हैं उनके बारे में समझेंगे, विधेयक पारित होने की जो प्रक्रिया है उसको जानेंगे और इस पूरे संदर्भ से जुड़ी जो कुछ खबरें हैं उनके बारे में भी समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संसद सत्र में बाधाएं और पारित विधेयक। तो आज की न्यूज़ देखते हैं ताकि हम आगे डिस्कशन कर सकें। न्यूज़ है इंश्योरेंस बिल अमंग 3 पास्ड एमिड ऑपोजिशन प्रोटेस्ट इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी रिसेंटली यानी हाल ही में 3 विधेयक पारित हो चुके हैं, जिसमें से कि इंश्योरेंस बिल एक प्रमुख बिल के रूप में देखा जा सकता है। तो आज हम जिन प्रमुख बिंदुओं को लेकर के चलेंगे वे न्यूज़ से संबंधित हैं और जो पारित किए गए विधेयक हैं उसमें एक प्रमुख विधेयक के रूप में जिस इंश्योरेंस बिल की चर्चा की गई है उसके बारे में जानेंगे और अन्य जो 2 विधेयक रहे हैं उनको भी समझेंगे। विधेयक पारित करने की जो प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया की कैसे कोई विधेयक संसद के अंतर्गत पारित किया जाता है उसको जानेंगे। इसके अलावा संसद की वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरह से इसके सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन से सत्र होते हैं, इसे भी समझेंगे। निष्कर्ष के रूप में देखेंगे कि इस बार का जो मानसून सत्र रहा वह कितना कारगर रहा, उससे कितनी उत्पादकता प्राप्त हुई और एक सवाल रहेगा जो मेंस के स्तर पर आप उसे सॉल्व करेंगे। तो यह विषय चूंकि एक विधायी प्रक्रिया से संबंधित है इसलिए इसे हम जीएस पेपर 2 में रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटी का सेक्शन है उससे सीधे सीधे प्रश्न खासकर बजट सत्र या इस तरह की जो अन्य प्रक्रिया है उससे पूछ लिए जाते हैं। उसमें कन्फ्यूज़न बहुत रहती है, इसलिए आप इस जो टॉपिक है उसको ठीक से पढ़िएगा और इसको भी समझिएगा। तो जो पारित किए गए विधेयक हैं उनमें 3 प्रमुख विधेयकों की चर्चा की गई है, जैसे कि पहला है सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 यानी द जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021, दूसरा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और तीसरा भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग संशोधन विधेयक 2021। इन तीनों में क्या क्या बातें कही गई हैं इनको देख लेते हैं। जैसे कि जो पहला है सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021, यह 1972 के कानून में संशोधन किया गया है। जो कानून था उसका नाम था सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972। 1972 का यह जो कानून था यह भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय हैं उससे संबंधित सभी निजी कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित था। तो इस अधिनियम के तहत ही जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बाद में कुछ संशोधन के जरिए इससे कुछ अन्य कंपनियां भी बनाई गई थी। जो अन्य कंपनियां थी उसमें था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, तीसरी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस और चौथी थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो ये 4 कंपनियां जो थी इनको बाद में अलग करके शक्तियां दे दी गई और स्वतंत्र कंपनियों के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो अभी के लिए ये 5 कंपनियां हैं जिनसे संबंधित ये प्रावधान लाए गए हैं। तो संशोधन में जो संशोधन लाया गया है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ये ही वो कंपनियां हैं जिनमें निजी भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो कंपनियां हैं इनमें केंद्र की जो न्यूनतम 51% की सीमा है शेयरधारिता की, यानी कहा गया था कि केंद्र सरकार इन कंपनियों में कम से कम 51% की शेयरधारिता रखेगी, जिस आधार पर ही इन्हें यानी एक तरह से केंद्र सरकार या सरकार द्वारा स्थापित कंपनियां या सरकारी कंपनियों के रूप में दर्जा दिया जाता है। अब जब सरकार इनसे अपनी शेयरधारिता कम करेगी, ऐसे में निजी क्षेत्र को इन संस्थानों में या इन कंपनियों में कार्य करने का बढ़ावा मिलेगा। इस बात को लेकर के अन्य जो विपक्षी दल थे उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया और एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा देने को, जैसा कि आमतौर पर वे कहते ही हैं कि सारी कंपनियों को बेच दिया जा रहा है, तो इस तरह की कुछ बातें कही गई। हालांकि यह जो विधेयक है यह पारित हो गया है दोनों सदनों से। तो सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अन्य तरह के उससे संबंधित जो प्रावधान हैं उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं जो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से सही माने गए हैं। दूसरा जो विधेयक था वह था राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021। इस विधेयक ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन किया है
और जो 2020 का अधिनियम था उसने 1973 के अधिनियम का स्थान लिया था। 1973 का अधिनियम कहता है कि उसने होम्योपैथिक शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद की स्थापना की थी 1973 के अधिनियम ने। उसके बाद जो 2020 का अधिनियम आया उसने परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग को बनाने की बात कही जो इस तरह के सभी मुद्दों को देखेगा। लेकिन एक निश्चित समय के बाद उस आयोग की स्थापना जो है उसमें कुछ विलंब होता रहा। इस वजह से जो 2020 का समय था उस समय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना की थी सरकार ने, जो इसके तहत जो प्रक्रियाएं हैं, संचालन है, उनको देख रहे थे। तो जो 2021 का संशोधन लाया गया है वह इन्हीं के द्वारा अब तक किए गए कार्यों को या इनकी शक्तियों को वैधता प्रदान करता है कि इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे वे वैध माने जाएं, ताकि जो 2020 वाला संशोधन हुआ था उसके तहत इनकी शक्तियों को मान्य ठहराया गया है। इसी तरह जो अगला कानून बनाया गया है, यानी जो अब बनेगा विधेयक के तहत, भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग संशोधन विधेयक, यह भी कुछ इसी तरह के प्रावधान लेकर आया है, यानी 2020 के अधिनियम में संशोधन करता है। और जो 2020 का अधिनियम था वह 1970 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। मुख्य जो अधिनियम थे वह था 1970 का। उसके तहत केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई थी जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा शामिल हैं। इसमें परिवर्तन किया गया और 2020 के अधिनियम के जरिए परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात कही गई। तो उसी तरह राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो कि कुछ समय तक स्थगित बनी रही या फिर विलंबित होती रही, उस दौरान जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति की गई थी उनके किए गए कार्यों को वैध बनाता है यह संशोधन भी। तो ये इन तीनों की बात हुई। अब ये जो प्रक्रिया के तहत पूरा कार्यक्रम हुआ या फिर पूरी व्यवस्था संचालित की गई, तो यह जो पूरी व्यवस्था रही कि एक अधिनियम कैसे निर्मित होता है, एक बिल या एक विधेयक किस तरह से लाया जाता है, तो इस चार्ट के जरिए हम इस व्यवस्था को समझेंगे आसान शब्दों में। देखिए, संसद का कार्य पूरे देश के लिए विधि का निर्माण करना है। संसद सर्वोच्च संस्था है जो देश के लिए विधि का निर्माण करती है। तो किसी विधि या कानून को बनाने के लिए, किसी विचार को एक विधि का रूप देने के लिए सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है संबंधित मंत्रालय, विभाग या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। अन्य व्यक्ति से यहाँ पर जो अर्थ है वह दरअसल सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में आप समझ पाएंगे। तो जो ड्राफ्टिंग होगी, ड्राफ्टिंग के बाद उसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सदन के अध्यक्ष या सभापति से उसकी मंजूरी ली जाती है। उसके बाद उसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यदि कोई मंत्री ऐसे किसी ड्राफ्ट को प्रस्तुत करने की बात करते हैं या ऐसा कोई विधेयक लाना चाहते हैं तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। वहीं यदि कोई अन्य सदस्य संसद का जो मंत्री नहीं है वह यदि ऐसा कोई विधेयक लाना चाहता है तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ये दो बातें हुई स्पष्ट। अब हम बात करें कि जब ये इस तरह का कोई विधेयक यहाँ पर लाया जाता है, उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन में सामान्य विधेयक को लाया जा सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सामान्य विधेयक की प्रक्रिया में। तो जब पहली बार उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद के किसी सदन में, मान लीजिए हम यहाँ पर लोकसभा को लेकर चलें, तो उसे हिंदी में कहते हैं पुनः स्थापित करना। इस शब्द को भी आप समझ लीजिए, पुनः स्थापित करना या इंट्रोड्यूस करना। जब पहली बार इंट्रोड्यूस होगा तो उसको कहेंगे फर्स्ट रीडिंग, और इंट्रोड्यूस होने के बाद वह आगे जाएगा सेकेंड रीडिंग के दौरान। सेकेंड रीडिंग का मतलब हुआ कि उसमें जो सदन के सदस्य हैं वे डिस्कशन कर सकते हैं। अन्य विकल्प वे डिस्कशन ना करके इसे चयन समिति के पास या फिर ज्वाइंट कमेटी के पास भेज सकते हैं। समिति क्या करेगी कि इसके अन्य जो प्रावधान हैं इस विधेयक में बताए गए उसका विश्लेषण करेगी और उसको वापस से सदन के पास भेज देगी, जहां सदन के जो सदस्य हैं उसके अलग अलग क्लॉज पर चर्चा करेंगे और अलग अलग उस पर मतदान होगा। इस प्रक्रिया के बाद जो थर्ड रीडिंग की प्रक्रिया आती है, थर्ड रीडिंग या तृतीय वाचन भी उसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर संसद या फिर एक सदन की बात कर रहे हैं तो सदन में उपस्थित कुल सदस्य और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके बहुमत से यह बिल पारित हो सकता है। यदि बहुमत नहीं मिला तो यह बिल जो है वापस से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जब यह बिल पारित हो जाएगा तो इसको अगले सदन के लिए भेजा जाएगा। अभी चूंकि इसे हमने लोकसभा से पारित कराया है तो अब यह राज्यसभा में जाएगा। अब जब यह
राज्यसभा में जाएगा तो पुनः स्थापित वाली प्रक्रिया को छोड़कर बाकी की दोनों प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएंगी। और उसमें भी ये हो सकता है कि या तो सदन इसको पारित कर दे बहुमत के जरिए, पारित हो जाएगा तो आगे जाएगा, अगर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर इसको कुछ समय के लिए यूं ही पड़ा रहने दें। तीसरा हो सकता है कि इसको लोकसभा के पास वापस भेज दिया जाए जहां उसमें इस पर पुनर्विचार हो। चौथा हो सकता है कि इस बिल को पास कर दिया जाए। यदि चौथी प्रक्रिया अपनाई गई और बिल पास हो गया तो ये जाएगा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के पास, जहां राष्ट्रपति जी के पास भी कुछ अधिकार हैं इसको लेकर के। यहां राष्ट्रपति चाहें तो इस बिल के संबंध में इसको एक तरह से अनुमति देने से रोक सकते हैं अपनी अनुमति को। चाहें यदि इस पर अनुमति दे देते हैं तो यह एक गजट नोटिफिकेशन, यदि इस पर अनुमति दे देते हैं तो एक गजट नोटिफिकेशन के बाद यह एक कानून का रूप ले लेता है। यदि वे तीसरी प्रक्रिया को अपनाएं यानी इसको सदन के पास वापस कर दें तो सदन के पास वापस करने पर यहाँ पर कुछ प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। जैसे कि पहला तो बिल सदन के पास जाएगा, संसद में दोनों सदनों के पास, वहाँ पर वे चाहें तो इनमें कुछ परिवर्तन करें या ना करें। यदि परिवर्तन किया या नहीं किया और दोबारा वापस से राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया तो उनको इस पर अपनी मंजूरी देना बाध्यकारी होगा और उसके बाद यह कानून बन जाएगा। यहीं पर इन सामान्य प्रक्रियाओं में ही कुछ और चीज़ भी छुपी हुई है जो राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के तहत हम जानते हैं। यहाँ पर हम वीटो शक्ति की बात कर रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति ने इसको रोक दिया उसे पूर्ण वीटो की प्रक्रिया कहते हैं। पूर्ण वीटो की प्रक्रिया सामान्यतः की बात करें गैर सरकारी विधेयक पर अपनाई जा सकती है, लेकिन सामान्य विधेयकों पर ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। इसके अलावा तो यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है यदि सरकार उस समय इस्तीफा दे दे या सरकार हट जाए और आने वाली जो नई सरकार हो वह इस विधेयक को पारित ना करना चाह रही हो, तो वे राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इसको रोक लिया जाए। तो जो दूसरी हुई वह है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी जहां वे इसको सदन के पास वापस भेजेंगे। और तीसरी एक और जो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है वह है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तो जेबी वीटो के अंतर्गत दरअसल संसद ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि राष्ट्रपति कितने समय में किसी बिल को अपनी मंजूरी देंगे। इस आधार पर राष्ट्रपति यदि उसको ना रिजेक्ट करें ना एक्सेप्ट करें तब पॉकेट वीटो की स्थिति मानी जाती है और वह कभी भी कानून नहीं बन पाता वह बिल। यह जो शक्ति है यह अनुच्छेद 111 के तहत है और ये जो प्रक्रिया है यह सामान्य विधेयक के अंतर्गत होगी। एक अन्य विधेयक है धन विधेयक और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। उसके संबंध में राष्ट्रपति उन दोनों को लौटा नहीं सकते हैं, उन पर मंजूरी देना उनको आवश्यक होता है। अगली बात धन विधेयक के संबंध में, तो धन विधेयक से जो संबंधित प्रावधान हैं वे अनुच्छेद 110 के सेक्शन 1 में खंड का से चा तक दिए गए हैं। इस आधार पर कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा इसकी स्पष्टता आती है। इसके अलावा जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनको पूर्ण अधिकार है किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में सीमित शक्तियां हैं, यानी यदि कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उस पर अपनी मंजूरी दे देती है 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर यदि वे मंजूरी नहीं देते हैं फिर भी उसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। तो राज्यसभा इस मामले में बहुत ही सीमित शक्तियां रखते हैं। अब आगे बात करें संसद की वर्तमान स्थिति के बारे में, तो ये एक और न्यूज़ है जो इसके बारे में कुछ स्पष्टता देती है। यहाँ पर कहा गया है प्रोडक्टिविटी इन अ पार्लियामेंट सेशन मेड बाय डिसरप्शन, यानी संसद के जो सदन है या फिर जो संसद के सत्र हैं उसमें जितना व्यवधान आया तो व्यवधान के कारण सत्रों का ठीक से आयोजन नहीं किया जा सका और जितना कार्य होना था उसकी उत्पादकता बाधित होती रही। तो व्यवधानों के साथ मानसून सत्र की समाप्ति हो गई है और यह 2 दिन पहले ही खत्म हो गया जितने इसकी अवधि निर्धारित थी उसके आधार पर। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी, उन दोनों ने ही इन स्थितियों यानी इन व्यवधानों को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है और दुख व्यक्त किया है। ओम बिरला जी ने कहा है कि मैं लोगों के दर्द को साझा करता हूं कि उनके मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी इस पूरी प्रक्रिया की वजह से।
और सांसदों के आचरण पर श्री नायडू जी ने भी दुख व्यक्त किया है, जहां वे घेर करके पूरी उसको खड़े हो जाते हैं, बिल को पारित नहीं होने देते, पूरी प्रक्रिया बाधित करते हैं। हालांकि इस बार का जो सत्र था उसमें जो विपक्ष था उसने किसानों के मुद्दों को उठाने की बात की थी, पेगासस की बात की थी, पेगासस की जो जासूसी वाला मामला था उसको उठाने की बात की थी, जो महंगाई है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर उसको उठाने की बात की थी। ऐसे में उन्हें सरकार की तरफ से इन मुद्दों को उठाने की मंजूरी जब नहीं मिली तो उन्होंने इन चीज़ों को बाधित करने का प्रयास किया। यह एक स्थिति दिखाई पड़ती है हमें यहाँ पर। तो जो मानसून सत्र था उसका कुछ विश्लेषण करें अगर हम, तो लोकसभा के सत्र के अंतर्गत पिछले 2 दशकों का यह तीसरा सबसे कम उत्पादक सत्र रहा और इसकी उत्पादकता 21% देखी गई। वहीं जो राज्यसभा का सत्र था यह 1999 के बाद से 8वां सबसे कम उत्पादक सत्र रहा और लगभग 28 से 29% इसकी भी उत्पादकता देखी गई। कुछ अन्य फैक्ट बताते हैं कि पिछले कुछ दशक से कितनी उत्पादकता दोनों सदनों की रही है। यहाँ 1999 के बाद से 2021 तक का आंकड़ा दिया गया है, जहां पर ये जो विंटर सेशन रहा 2010 का, इसमें सबसे कम उत्पादकता अब तक की दोनों सदनों के अंतर्गत देखी गई। जहां ये ब्लू वाला एरिया लोकसभा को दिखाता है, वहीं रेड वाला एरिया राज्यसभा को दिखाता है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको आराम से देखते रहिएगा। तो ये एक आंकड़ा है इसको लेकर के कि कब कब कितना कितना उत्पादकता इन दोनों सदनों से निकल करके आई। कितने घंटे काम हुआ इसकी बात करें तो पीआरएस का डेटा बताता है मानसून सत्र के संबंध में लोकसभा में एक विधेयक को पारित करने में औसतन 34 मिनट का समय लगा और राज्यसभा में वही यह समय 46 मिनट का रहा। इसी तरह सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 की अगर हम बात करें तो ऐसे कई विधेयक रहे जो न्यूनतम यानी 5 मिनट में ही पारित कर दिए गए। अच्छी बात है और अच्छी बात नहीं भी है, पारित हो गए अच्छी बात है, और अगर 5 मिनट में पारित कर दिए गए इसका मतलब इनके संबंध में बातचीत या फिर एक जो चर्चा होनी चाहिए थी शायद वह नहीं हो पाई। अगला, दोनों सदनों में केवल ओबीसी विधेयक पर 1 घंटे से अधिक समय तक चर्चा चली। तो ओबीसी विधेयक अपने आप में इस वक्त पूरे देश के अंतर्गत एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर लंबी चर्चा हुई 1 घंटे के समय तक। लोकसभा में 96 घंटे के निर्धारित समय के मुकाबले 21 घंटे 14 मिनट ही बैठक हुई, ये इस सत्र की बात है। तो जो निर्धारित समय था वह तो ठीक ठाक था, लेकिन कम चर्चा होना भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर स्थिति नहीं कही जाएगी, क्योंकि सदन में जब कोई नियम या कोई कानून बनाया जाता है उस वक्त जनता की यह अपेक्षा रहती है कि जो उसके चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वे उस पूरे विषय को ठीक से विश्लेषण करेंगे उस विषय के अंतर्गत और एक आपसी वाद विवाद या स्वस्थ चर्चा के जरिए एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और ऐसा कोई कानून बनाएंगे जो सभी के लिए हितकारी होगा। मान लीजिए सरकार ने कुछ पॉइंट्स को उठाया जो जनता के लिए सरकार की नज़र में लाभकारी थे, लेकिन वहीं उसके कुछ जो पॉइंट्स जो छूट गए या फिर कुछ अन्य उसमें और बेहतरीन पॉइंट्स जोड़े जा सकते थे वह विपक्ष के जरिए दिए जाने थे। लेकिन यदि विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, ऐसे में केवल एक हम कहें बहुमत की सरकार ने आकर के सभी विधेयक पारित कर दिए, तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है। और एक लंबी चर्चा होना एक लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत ही सही प्रक्रिया होती है, और यदि वह नहीं हो पाए तो लोकतंत्र की प्रक्रिया अपने आप में बाधित होती है। 13 विधेयक लोकसभा के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें से टोटल 20 पारित किए गए। 13 इंट्रोड्यूस 20 पारित का मतलब हुआ कि 13 नए विधेयक रहे और 20 जो विधेयक रहे उसमें राज्यसभा से भेजे गए भी हो सकते हैं या कुछ पहले के भी हो सकते हैं। इसी तरह इसमें जो प्रमुख विधेयक रहे वह रहा 127वां संविधान संशोधन विधेयक आरक्षण वाला। अगला दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 और तीसरा सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021। इसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की। और 4 विधेयक पुनः स्थापित किए गए यानी इंट्रोड्यूस किए गए और 19 विधेयक पारित किए गए। ये रही मानसून सत्र की बात। तो जो संसद के सत्र हैं अगर हम उनकी चर्चा करें तो संसद में सामान्य रूप से इन सत्रों के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान तो नहीं है, स्पष्ट बात तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए अगर हम समझे तो हम इन सत्रों को 3 सत्रों के रूप में जानते हैं। बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र।
बजट सत्र सामान्यतः जनवरी के लास्ट से फिर मई के पहले हफ्ते तक चलता है, सबसे लंबा सत्र माना जाता है। दूसरा मानसून सत्र जुलाई अगस्त के महीने में चलता है और तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के महीने में चलाया जाता है। अनुच्छेद 85 में इसका जिक्र है, जहां कहा गया है कि राष्ट्रपति जहां उचित समझे उस स्थान पर संसद के दोनों सत्रों की बैठक का आयोजन करेंगे, यानी उसको समन करेंगे, और एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 महीने का समय नहीं होना चाहिए। इस आधार पर ही शायद इन सत्रों का एक तरीके से निर्माण किया गया है परंपरा के अनुसार, और ये सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अभी मानसून सत्र का समापन हुआ है। ठीक है, ये था इसको लेकर के बातचीत। अब हम आज का सवाल देखते हैं। प्रश्न है, संसद में किसी विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। बताइए कि संसद सत्रों का बाधित होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए किस तरह चुनौती पेश करता है। तो विधेयकों के कानून बनने की प्रक्रिया को हमने समझा ही, सामान्य विधेयक, और इसके अलावा जो संसद सत्रों का बाधित होना है, बताइए कि किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहतर क्यों नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दरअसल होना ही इस बात के लिए है कि ताकि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें और उनके लिए जो आवश्यक नीतियां हैं उनका निर्माण करें। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको इन न्यूज़ या फिर अन्य प्रोग्राम से संबंधित इंग्लिश में वीडियोस मिल जाएंगे। इस प्रोग्राम यानी इन न्यूज़ प्रोग्राम का जो लिंक है वह आपको इंग्लिश वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।